हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल या हिंदी में इसको कहें रज चक्र। रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल लैटिन भाषा के एक शब्द मेंसेस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लूनार मंथ। तो फीमेल में एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है और इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 24 से 35 डेज की जो ये पीरियड होती है, इस साइकिल के अंत में जब जनन छिद्र द्वारा या जेनाइटल पोर से ब्लड का सिक्रेशन होता है और ब्लड सिक्रेशन की ये पूरी स्टेजेस 5 डेज तक चलती है, 3 to 5 डेज तक चलती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की मुख्य जो घटनाएं हैं उनको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और इस घटनाओं में क्या होता है, जो यूट्रस है उस यूट्रस की एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम शेड होती है और एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है। यूट्रस की जो दीवार होती है वो पहले तो मोटी होती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाती है हार्मोन्स के रेगुलेशन से, हार्मोन्स के कंट्रोल से, और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और इनमें ग्लाइकोजन और फैट का जो एक्यूमुलेशन है वो हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी बेयर हो सके, यानी कंप्लीटली प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। और इस टाइम पे अगर जब प्रेगनेंसी हो जाती तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये साइकिल क्या हो जाएगी, ये साइकिल चालू हो जाएगी, या हम कहेंगे कि वो एग जो है वो रिलीज हो जाता है। पहले रज चक्र के 26 से 27 या 28 डेज के बाद जब यूट्रस की वॉल के अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन होने लगेगा, जो ब्लड है वो रिलीज होने लगेगा, उसकी जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, शेड होती जाती है। यानी फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट नहीं है उस फीमेल के अंदर साइकिल का जो प्रक्रम चलता है, जो प्रोसेस चलता है 4 to 5 डेज ब्लीडिंग का प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का रिलीजन होता है। तो जो गर्भाशय या यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम की लेयर कौन सी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, उसका शेडिंग होता है और हर 28 डेज के बाद ही वापस से शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया, यहाँ हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अकर्स इन ह्यूमन, apes and old world monkey. The cycle of event starting from one menstruation till next one is called menstrual cycle. यानी कि इवेंट्स हैं चलते रहते हैं 20 डेज के दौरान। Starts at 12 to 15 years to 45 to 50 years. इस 12 to 15 ईयर्स में शुरू होगा और 50 ईयर्स तक ये लगभग चलता है। regulated by hormones, some of which are secreted by the pituitary gland. यानी ये पूरा जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा, हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट रहता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट्स होती हैं। नेक्स्ट हमने कहाँ तक देखा था, हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होती है। फिर ब्लीडिंग फेज होता है 3 to 5 डेज का, और ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम लिक्विड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। यानी क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स हैं वो टूटकर लिक्विड फॉर्म में कहाँ निकलते हैं, वेजाइना से बाहर आते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है वो हार्मोन रेगुलेशन से ही चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि oogenesis हमने देखा था। oogenesis में क्या होता है, oogoनियम बनती है, oogoनियम में से प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte जो होती है वो प्रोफेज 1 की फेज में, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है, डिप्लोटिन फेज में यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है। और ये प्राइमरी oocyte फिर अगर डिवाइड होती है, ये प्यूबर्टी फेज ये चल रहा है, प्यूबर्टी फेज में जितनी प्राइमरी oocyte होती हैं वो प्यूबर्टी फेज में अरेस्ट हो जाती हैं। जन्म के टाइम जितनी oocyte बनी वो बन जाती है, उसके बाद नई फॉर्मेशन नहीं होता।
फिर ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है जब हैप्लॉइड बनती हैं। ये डिप्लॉइड हैं, ये हैप्लॉइड हैं, ये डिप्लॉइड हैं और ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती है। ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होती है, यानी ओव्यूलेशन के टाइम जो रिलीज होता है एक वो कौन सी फेज में होता है, सेकेंडरी oocyte फेज में होता है। और सेकेंडरी oocyte जो होती है वो मेटाफेज 2 की स्टेज में अरेस्ट हो जाती है और ओव्यूलेशन के टाइम पर। और मेटाफेज 2 के टाइम पर अरेस्ट हो जाती है ये वाली स्टेज। जब इसकी एंट्री हो जाए, स्पर्म की एंट्री हो जाती है, जब इसको एग को फर्टिलाइज किया जाता है, तब यहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये हमने oogenesis में भी देखा था। ये जो होती है प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट देख रहे हैं हम। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होती है और यहाँ से प्रीमोडियल जर्म सेल जो होती है उनसे ये फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल यहाँ से डिवाइड होकर, ग्रो होकर फॉलिकल्स बनाती है और मैच्योर जब हो जाती है तब ये ग्राफियन फॉलिकल कही जाती है। और ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर क्या करती है, ओवुलेशन करेगी, तो इससे एक बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा और ये फॉलिकल क्या करेगी, इस एग को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। ये हमने oogenesis में देखा हुआ है, लेकिन इसे रिलेट कर रहा है इसलिए यहाँ पर समझाया है। फिर हम देखते हैं हार्मोन रेगुलेशन। हार्मोन रेगुलेशन में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो LH और FSH है। हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कहाँ पर ऑर्डर करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट पर ऑर्डर करेगा। क्या ऑर्डर करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए ऑर्डर करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए ऑर्डर करेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल हार्मोन, ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी की एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि से ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं आगे, अगर फंक्शन देखें तो फॉलिकल हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल डेवलपमेंट का काम करेगा। फॉलिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, ये फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि मैच्योर होंगी, यानी इनमें बार बार डिवीजन होता जाएगा ताकि ये क्या करेंगी, एग को न्यूट्रिशन देंगी। अब इनका काम क्या है, एंडोमेट्रियम को ठीक करने का काम है, क्योंकि इससे भी हार्मोन रिलीज होते हैं, फॉलिकल हार्मोन से भी। फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल, उससे भी हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन सा, इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम मोटी होती है। फिर दूसरा ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एस्ट्रोजन सिक्रेशन भी करेगा, एस्ट्रोजन को भी सिक्रेशन करेगा। और एस्ट्रोजन कहाँ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से जो फॉलिकल है उसका भी डेवलपमेंट बढ़ेगा। और यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये देखते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है। एक तो है ओव्यूलेशन, दूसरा है कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट करना और तीसरा है कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। ये 3 फंक्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी स्टेजेस हैं, सबसे पहली है प्रोलिफरेशन की फेज, दूसरी ओव्यूलेशन की फेज, तीसरी है सिक्रेटरी फेज और फोर्थ है मेंस्ट्रुअल फेज। तो फर्स्ट फेज हमने देखी, ये कौन सी है, प्रोलिफरेशन वाली फेज, प्रोलिफरेशन हो रहा है। और सेकेंड फेज हम देखते हैं ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दोनों क्या करेंगे, अटेन अ पिक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, यानी पूरी साइकिल के बीच वाले पोर्शन पार्ट में, मतलब कि 14th डे जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पर क्या होगा, पिक वाले टाइम पर बहुत ही हाई लेवल पर चले जाएंगे, बहुत एक साथ बहुत तीव्र मात्रा में स्रावित होंगे, सिक्रेट होंगे। फिर रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ एन ओवम, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब क्या होगा, रैपिड सिक्रेशन हो, यानी कि अचानक से FSH और LSH का स्राव इतना अधिक बढ़ जाएगा, तो ये LH क्या करेगी, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगी, ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगी, तोड़ेगी। ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इसको तोड़ेगी और उससे क्या रिलीज होगा, उससे ओवम रिलीज होगा। तो ये कौन से डे पे होता है, 14th डे पर होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 फेजेस देखी, प्रोलिफरेशन फेज और ओवुलेटरी फेज। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्रेटरी फेज। नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज
ये है दिस फेज यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डेज 15 to 28 डे, यानी कि जो 15 से 28वें दिन वाला पीरियड होता है वो क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज कहा जाता है या सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्पस ल्यूटियम, यानी ओव्यूलेशन के बाद जो फटी हुई या टूटी हुई रप्चर हुई ग्राफियन फॉलिकल वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो जाती है। फिर कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बड़ी मात्रा में क्या स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोथेलियम। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए आवश्यक है, एंडोथेलियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है और हमारी बॉडी क्या करती है, एंडोथेलियम को मोटा करके प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती, तैयार करती है। और ये मोटा किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये लेयर मोटी हो जाती है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज आती है फोर्थ वाली, इसमें क्या होता है, इफ द फर्टिलाइज्ड एग डज नॉट इम्प्लांट, अगर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं हुआ तब क्या होगा, द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम स्टॉप्स। तो कार्पस ल्यूटियम से जो दो हार्मोन सिक्रेट होने वाले थे ये दोनों क्या हो जाते हैं, रुक जाएंगे। और इनके रुकने से विद दीज क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और कार्पस एल्बिकेंस के बाद यहाँ जो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में। कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो या फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट न हुआ हो, दोनों सिचुएशन में। विद दीज ब्लीडिंग बिगिन्स, अब क्या होगा, वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। द ब्लीडिंग कंटेंट्स ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड शेड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ब्लीडिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी, टिश्यू फ्लूइड शेड हो जाएंगे, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड शेड हो जाएंगे और एंडोमेट्रियम झड़ना या शेड होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ म्यूकस है, एपिथेलियल सेल, ये सब भी शेड होती जाएंगी। और देयर इज़ नो डैमेज टू द बेसल लेयर, यानी बेसल लेयर डैमेज नहीं होती है लेकिन ऊपर ऊपर की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। दिस डिस्चार्ज अकर्स फॉर 4 to 5 days एंड दिस डिस्चार्ज कंटेन्स अबाउट 34 ml ऑफ ब्लड, इतना ml हमारा बॉडी से नुकसान हो जाता है। एंड टिश्यू फ्लूइड ये सब निकल जाता है बॉडी से। सम पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस, कौन सी लेयर झड़ती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ती है। सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ द यूट्रस, द फर्स्ट डे ऑफ द ओवेरियन साइकिल कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। तो पहला दिन क्या कहा जाता है, ओवेरियन साइकिल का फर्स्ट डे ब्लीडिंग वाला डे होता है। दिस डिस्चार्ज कम्स आउट फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी थ्रू द सर्विक्स एंड द वेजाइना थ्रू द जेनाइटल पोर, यानी जेनाइटल पोर से ये ब्लड बाहर की ओर आता है। अब यहाँ हम हार्मोन्स का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है डेज यहाँ पर लिख रखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 28 डेज पूरे हो गए। ये वाला फेज क्या कहा जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज कहा जाएगा, फर्स्ट फेज। दूसरा फेज 6th से लेके 14th डे तक या 13वें दिन तक कौन सा फेज कहा जाएगा, 6 से लेके 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। 1 से 5 का फेज क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन फेज कहा जाता है। फिर यहाँ 14th वाला डे क्या है, ओवुलेशन वाला डे है। 14th डे क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन डे। और 15 से लेके 28वां दिन क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज की अवस्था कही जाती है। और 28वें दिन कंप्लीट होते ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये यूटेराइन इवेंट्स ये बताए गए हैं, यूटेराइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर यूटेराइन ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स ही हैं। फिर ये ओवेरियन हार्मोन इवेंट्स यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ये देखो यहाँ पे इस वाले पीरियड में पिक पर चला जाता है और एस्ट्रोजन भी पिक पर चला जाता है। फिर ओवेरियन इवेंट्स, यहाँ पर फॉलिकल ओवेरियन जो है वो डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टेज दिख रही है, मैच्योर हो गई पूरी ग्राफियन फॉलिकल। और ये वाला फेज जो है वो ओवुलेशन में क्या होगा, ओवुलेशन डे 14th डे क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और इससे क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी एग रिलीज होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाले दिन ये कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो गई। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिग्रेस हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी और कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित होने वाले हार्मोन हमने देखे थे FSH और LH, ये क्या करेंगे, ये भी पिक पर होंगे इस वाले दिन, यानी ओवुलेशन वाले दिन पिक पर होंगे, इसलिए ओवुलेशन होगा। दोनों हार्मोन्स का यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट से। तो ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र हिंदी में हम कहते हैं। थैंक यू।